ये देखो, ये एक डाइपोल है, बरोबर क्या? देखते रहो आप लोग डायग्राम, हाँ। और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम पी रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, वहां भी देख लो उसको। पेज नंबर 202 पे है। मिला क्या राइट साइड में? मिला? हाँ। तो इस पॉइंट का नाम है पी। और अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों डाइपोल में, मतलब डाइपोल मतलब दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना? तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये जो माइनस क्यू की वजह से बनेगी उसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होता है और पॉजिटिव से, मतलब नेगेटिव के मतलब नेगेटिव की तरफ होता है और पॉजिटिव से अवे होता है, बरोबर? तो ये नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, और पॉजिटिव की वजह से जो बनेगी उसका डायरेक्शन राइट में होगा। ऐसे ही होगा ना? इस पॉइंट को नाम क्या दिया है टेक्स्ट बुक में? बी दिया है क्या? नहीं, बी नहीं, डी। और इसको क्यू। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी का और डाइपोल के सेंटर का, इसको आर बोला है, बरोबर? और आपको पता है कि डाइपोल का जो ये डिस्टेंस होता है, ये होता है एल। इसको जानते हैं ना आप कि नहीं? लास्ट लेक्चर में देखा था ना अपन ने कि डाइपोल का जो ये लेंथ, मतलब लेंथ होता है वो 2L होता है ना, तो आधा कितना हो जाएगा? L। तो ये डायग्राम आपको पूरा समझ रहा है ना? कोई पॉइंट है इसमें जो नहीं समझ रहा है? हम्म। तो इसके ऊपर अभी अपने को काम करना है। सबसे पहला वो जो लास्ट लाइन आपने लिख के छोड़ा है वो जरा एक बार रीड करो तो। Electric field intensity due to the minus q charge is माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है इसका नाम है ई ए। क्या नाम है इसका? ए। और दूसरे वाले का नाम क्या रहेगा? ई बी। तो जो माइनस क्यू की वजह से इस पे इंटेंसिटी आ रही है वो ई ए है। ई ए। इसके लिए फॉर्मूला बता दो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन जानते हैं ना फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना? तो के को तो अपन ऐसा लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है क्या? क्यू क्या है? माइनस क्यू। जानते हैं ना के का यही फॉर्मूला है ना? हाँ। माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है बताओ जरा। ये माइनस क्यू से लेके इस पी पॉइंट तक का। ये यहाँ देखो, डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन में क्या होता है ना कि आपको हर एक स्टेप देखना है और सेम लिखना है। थियरी में तो क्या होता है कि चलो आपने पढ़ लिया, थोड़ा मन से लिख दोगे, थोड़ा बना के लिख दोगे, वहाँ पे चल जाता है। डेरिवेशन में जैसा सॉल्व करो आपको सेम एकदम एग्जाम में सॉल्व करना रहता है। तो मैं एकदम स्लो सॉल्व करूंगा, एक एक स्टेप आपसे पूछ के, तो आपने मेरे को बताते जाना है और देखते जाना है, थोड़ा भी यहाँ जाना नहीं है। चलो बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? इतना आर हो गया और उसके आगे एल है, तो दोनों को प्लस करूँ कितना हो जाएगा? वही ना, आर प्लस एल। और ये अपॉन में स्क्वायर आना था ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला ना, लिख देता हूँ यहाँ पे। ई का फॉर्मूला क्या है? ई का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला। इसी से लिखा मैंने ये। ठीक है क्या सबको? हाँ ना बोलते रहो, हाँ, थोड़ा थोड़ा। और ये क्योंकि वेक्टर है तो इसके बाजू में डायरेक्शन भी आ जाएगा। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। क्या है ये? अभी जब पढ़ाऊंगा ना वेक्टर चैप्टर तो आपको यूनिट वेक्टर उसमें मालूम पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। और यूनिट वेक्टर को पहचानते कैसे? उसके ऊपर कैप होता है। ठीक। यूनिट वेक्टर, इसका नाम मैं ऐसा रख देता हूँ कि डी पी, मतलब पी से डी की तरफ। ठीक है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। तो वो लाइन आपने क्या लिखा था इसके ऊपर? वो लास्ट लाइन क्या था वो आपके डेरिवेशन का? ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। तो उस लाइन को आप फिर से रिपीट कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। अब माइनस क्यू वाला हो गया ना, अभी किसके लिए? प्लस क्यू के लिए। तो जो प्लस क्यू की वजह से फील्ड आई है उसका नाम क्या है? देखो ना, ये प्लस क्यू की वजह से ये वाली फील्ड आई है ना, नाम क्या है? बोल। हाँ, आप लोगों को सबको आंसर देना है ना? शाबाश, बोलो आगे।
उसको बुलाओ, आंसर दो। क्यों मालूम है, मैं जानबूझ के स्लो करा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा जैसा जो स्टेप मैं कर रहा हूँ आपको सेम लिखना होता है। तो अगर अभी आप आंसर दोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा ना कि अरे ये कैसे आ गया, ये अपॉन में कैसे किया आपने, ये कैसे किया, नहीं तो बाद में फिर वो डाउट घर लेके जाओगे। तो अभी यहीं पे आंसर दो, बोलो। प्लस क्यू, हाँ बोलो पूरा बोलो, फिर मैं लिखूँ। इस बार है ना ये डिस्टेंस लेना, ये इतना सा, तो ये आर और उसमें से एल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर हो गया, और ये म्यू क्या लिखूं, पी क्यू, सही है क्या यहाँ तक। हम्म, अभी जो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। दो, अगर दो वेक्टर है ना तो जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो दोनों को ऐड करके बनेगा। हम्म, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ई ए और ई बी को, ठीक है। ऐड करा दोगे क्या, चलो बोलो तो। माइनस क्यू, ठीक है क्या। अब इसमें से 1/4 पाई तो कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ है ना। मैं क्या करता हूँ कि इसको आगे ले लेता हूँ और इसको पीछे ले लेता हूँ, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यू को भी बाहर ले लेता हूँ ना। ये जो ये जितना पार्ट अंदर जाने वाला मैं क्या कर रहा हूँ, खाली जो माइनस वाला पार्ट है इसको पीछे ले रहा हूँ, और इसको मतलब आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। उसका ध्यान रखना। 1/r-l² माइनस 1/r+l², ठीक है क्या यहाँ तक, कोई डाउट है। अगला स्टेप क्या होगा। कैसे करेंगे। आर माइनस एल, ये मैंने अंदर कर दिया है ये। वो कहाँ आता है इरेजर। फिर जाता कैसे। हम्म ये प्लस आना है ना इधर, हाँ। ठीक है क्या यहाँ तक, सबको समझा। अब हाँ, अभी ये दोनों ब्रैकेट पहले ओपन, कैंसिल क्या हो रहा है, ये लोग जब तक के ऊपर माइनस है तब तक नहीं हो सकते। अगर ये लोग भी मल्टीप्लिकेशन में होते तो कैंसिल होते, है ना। अब ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट ओपन करवाओ, चलो बोलो। a+b² है ना, हाँ। तो r² प्लस l² प्लस 2rl, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करवाओ,
अभी जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर माइनस है, तो उनके साथ मल्टीप्लाई भी होता जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देखना नहीं समझ रहेगा तो पूछना, मतलब माइनस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अंदर ब्रैकेट में ओपन करूंगा। तो पहला वाला क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, बोलो। माइनस तो आने वाला था लेकिन बाहर भी माइनस है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। एक तो देखो इसके अंदर का माइनस, जो 2RL की तरह से लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा पीछे लिख दिया, ठीक। यही इसमें भी करने वाला हूँ। ए प्लस बी क्या होता है, सब प्लस आ जाता है। ए माइनस बी में क्या होता है, पहले ए स्क्वायर आता है, फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे चलो ऐसे इसके फॉर्म में लिखता हूँ, माइनस एल स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस 2RL। ठीक है क्या सब, हाँ पूछो पूछो चलेगा। माइनस कैसे आया, प्लस कैसे आया, अरे क्या डाउट था वो तो बता दो बाद में। ठीक है क्या सब कुछ, साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं ना कि माइनस प्लस कैसे हुआ। हाँ, अभी ये है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये कौन सा इस पे फॉर्मूला लगेगा, ये डिनोमिनेटर में देखो जरा। ये बोल रहा है ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ जानते हो क्या। ऐसा तो आप नहीं जानते, आप ए माइनस बी ए प्लस बी जरूर जानते होंगे। वो क्या होता है, ए माइनस, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस वो किस केस में होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी में। यहाँ पे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या होगा, मैं लिखता हूं देखना, अगर आपको नहीं समझेगा तो मेरे को बताना। फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ये होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोग स्क्वायर में है, ये लोग स्क्वायर में है, इसका मतलब ऐसा है ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। समझा क्या बोला, तो यहाँ पे ये यूज हुआ है अपना, ठीक। करूँ आगे, हाँ। तो देखो यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है, नीचे कौन आ जाएगा, 4RL ना, दो लोग हैं, हाँ 4RL, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे है ना, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, एक ये इसमें से 2 एक बाहर ले लेता हूँ, किसी रीज़न से ले रहा हूँ, कुछ बनाना है मुझे, 2QL इसको एक साथ कर देता हूँ, बाजू में R आ गया। समझा क्या, इसमें आगे पीछे शफलिंग किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एक 2 इसका यहाँ रख लिया और एक इधर इसके साथ कर दिया, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इनका ये होल स्क्वायर। अभी देखो ये 2QL को आपको पहचानते हो क्या, ये 2QL अपन देख चुके, कुछ है ये, देखो पेज पलटी करो दिख जाएगा। डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं ना, तो मैं इसकी जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ कि मतलब उस पर लिख सकता हूँ। उसके पहले मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ कि अपना जो यहाँ पे अपन केस कंसिडर करते हैं ना, यहाँ पे जो ये लेंथ होता है डाइपोल का, वो बहुत छोटा लेते हैं, मतलब जो ये L होता है ना, ये इस R के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। ये जो L है ना, ये R के कंपेयर में, ये L इस R के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, मतलब डाइपोल बहुत छोटा है और फील्ड जो है दूर दूर देख रहे हैं। ऐसा रियल लाइफ में केस ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये डाइपोल इतना बड़ा है, ऐसा बीच में इतना डिस्टेंस, ऐसा नहीं। चार्ज तो छोटे होते हैं ना, अगर कहीं पर प्लस माइनस चार्ज बन रहा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये L, वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। और जहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं R डिस्टेंस पे, वो बहुत बड़ी होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हियर L जो है वो बहुत छोटा है R से। समझा क्या बोल रहा मैंने, L इज वेरी स्मॉल देन R। L जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि वो R के कंपेयर में हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। 1000 प्लस 0.1 कुछ फर्क पड़ेगा क्या,
1000 प्लस 0.1 करना, तो 0.1 को इग्नोर ही कर देंगे ना, छोड़ो ना, क्या ऐड करना वैसा। तो हम लोग यहाँ पे एल का पार्ट इग्नोर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लो एल 0.1 है, ऊपर से उसका स्क्वायर है। आपको ये बात पता है, छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका साथ क्या होता है? नहीं पता? छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा हो जाता है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है उसके साथ? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? छोटा हो गया ना। और समझ में आया क्या बोला मैंने? छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे ना, वो और छोटा हो जाएगा। तो एक तो ये एल छोटा है, ऊपर से इसका स्क्वायर है, तो ये कितना छोटा हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग एल को इग्नोर ही कर देंगे, वो उसको बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि आप मत आओ। समझा क्या क्या बोला? हाँ। तो देखो यहाँ से एल को इग्नोर ही कर दो और बाकी का बचा हुआ लिख दो। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर पावर 4। ठीक है यहाँ तक? देखो जरा, एक ये आर कट जाएगा और इसका ये पावर कट जाएगा, क्या आएगा लास्ट में? सर तो ऊपर वाले एल को क्यों इग्नोर? रुक जाओ बोलता हूँ। क्या बोल रहे हो? वो जो 2QL है तो वहां से भी नहीं एल को इग्नोर। क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनने वाला है इसके लिए, अकेला नहीं है वो। और दूसरा ये भी बोल सकते हो क्योंकि एल तो छोटा था ही, मान लो 0.5 था। कितना था? 0.5। तो 0.5 फिर भी सुनने में कुछ लग रहा है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 हो जाएगा, फिर एक बार और स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो और छोटा होने वाला है स्क्वायर स्क्वायर की वजह से, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर किए। आर पे जो 4 पावर आया वो आर स्क्वायर है और जो होल स्क्वायर है उसको ऐड किया है। हाँ ऐसे ही होता है ना, हाँ पावर जो होती है ना, पावर के ऊपर पावर, वो ऐड हो जाती है। समझते हो इस बात को? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी? बोलो आगे। E इज इक्वल टू क्या बचा है अपने पास? 2। मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1/4 पाई, इसको अलग ही लिख लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। और ये जितना पार्ट है ये क्या हो गया? P। इसको पहचानते हैं ना अपन? P हो गया। और ये R तो कट चुका है, नीचे क्या बचा है? R3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के एक्सिस पे। क्या वो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है ना? इतना अच्छा सुंदर तो दिख रहा है। हाँ। ये डाइपोल के एक्सिस पे है। कहाँ पर है ये? एक्सिस। तो ये 1/4 को तो K लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2P/R3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अलग कहाँ है कि इसको K लिख दिया मैंने, है ना? ये हमेशा याद रखो, ये K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने फाइंड भी किया था, कितना आया था सॉल्व करके? 9 × 10⁹ वेरी गुड। तो लिखने से पहले ना एक बार इसको पूरा देखो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, फिर ही लिखना, क्योंकि आपको एग्जाम में सेम लिखना होता है ना? पूरे चैप्टर में ये और इसके बाद वाला 2 ही डेरिवेशन है, तो एक जरूर आएगा एग्जाम में। फिजिक्स पूरा डेरिवेशन से भरा हुआ है अभी, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे तो 9-10 में डेरिवेशन वगैरह इग्नोर कर देते थे। हाँ, एक ही 2 ही रहता ही था, सोचते थे छोड़ो यार, कौन इसमें सर दर्द करे। हाँ, ऑप्शन में डाल देंगे, इसको हटाओ। पर हम लोग को भी था तो वो कैंसिल कर देते थे। रहता था हाँ, ज़्यादातर कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा तो। और हार्ड नहीं है ये, थियरी से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें फिक्स है ना कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। बस एक बार आपने सही से पूरा देख लेने का। एक बार समझ गया तो सही है, अगर एक बार में नहीं समझा, डाउट रहेगा, फिर जब आप पढ़ने जाओगे तो इरिटेट होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अभी आप ध्यान से देखो, कोई भी स्टेप पे डाउट हो तो पूछो। हाँ, इसके बाद कंटिन्यू करना है वहाँ से। वो डायग्राम बनाना मत भूलना अच्छे से। हाँ सर, इसके बाद कंटिन्यू करना है। इसलिए तो मैंने उस दिन नहीं कराया था। 10 मिनट बोला था मैंने, लेकिन देखो ज़्यादा लगा। अगर तुम लोग रुक जाते ना तो रो देते।
बोलते हमसे गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई, जाने दो हमें। हेडिंग लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी at a point on the equator of an electric dipole. एक दो पॉइंट लिखेंगे कंसीडर में। कंसीडर अ पॉइंट P at a distance r from the center situated at an equatorial line. ठीक है, ये हम लोग ने कुछ कंसिडर कर लिया। उसके बाद अभी हम डायग्राम बनाएंगे। होने वाला क्या है कि इसके पहले वाला जो था ये प्रीवियस, इसमें देखो ये आपका डायपोल है, ये डायपोल के एक्सिस पे हम लोग ने कंसिडर किया, तो इसको हम लोग एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब डायपोल के जो थ्रू सब उसके एक्सिस पे जो लाइन पास हो रही है वो एक्सियल लाइन होती है ना, और इसके यहाँ पे ये पॉइंट पे कंसिडर करेंगे, नहीं तो इक्विटोरियल हो जाएगा। इक्विटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन और ये इक्विटोरियल लाइन। तो पहले अभी एक्सियल के लिए हम लोग देख चुके हैं, अभी इक्विटोरियल के लिए हमने को देखना है अगले डेरिवेशन में। तो फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये देखो ये पॉइंट पे अभी ये दोनों चार्ज है, ये पॉइंट का नाम क्या है? डायग्राम देखो, P, इसका नाम है P, और इनका तो वही पुराना वाला नाम है ABC, है ना। और मुझे बताओ ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? टूवर्ड क्यू रहेगी या अवे फ्रॉम क्यू? पॉजिटिव से अवे होता है ना, नेगेटिव के टूवर्ड होता है, तो इसका वाला ऐसे रहेगा। बरोबर है क्या? हाँ बरोबर तो है, पर टेढ़ा हो गया। एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड में तो डायग्राम अपने आप ही आ जाना चाहिए यार। सर है उधर, तो आप बना सकते हो ना हाँ ट्रायंगल ठीक शेप है। वाला। हाँ इतना मैं एक दिन रुकता हूँ और जरा इसको ये करता हूँ। मतलब ये होता है ना, मार्कर पे जब भी लिखता हूँ ना, मेरे को कैसी आदत है कि इसको ऐसा टेका दे देता हूँ, ये ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे नीचे मिटता जाएगा, मैं ऐसा लिखूंगा ना। तो यहाँ पे ऐसा ये करने को अजीब ही लग रहा है मुझे। ठीक है मैं देखता हूँ, तो आप कोई बीच बात। में बना के शिफ्ट कर दो ना ऊपर, इतना ऊपर क्या बना। हो जाएगा, डर मत, हो जाएगा। हाँ यहाँ देखो, तो इसका वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अवे है, और ये माइनस क्यू का जो रहेगा वो क्या रहेगा? टूवर्ड। समझा तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? इनके नाम क्या है? कुछ नाम है इनको? ऊपर का क्यू है और ये, अच्छा उसको कुछ नाम नहीं दिया। नहीं उसको नाम नहीं दिया है, नहीं। हाँ ये ई ए है और ये है ई बी, और इस पॉइंट को क्यू बोल दिया है। तो अब इन दोनों की वजह से जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इनके बीच में आएगा। अपने सीखा था ना, दो वेक्टर अगर ऐसा डायरेक्शन में, तो जो नेट वेक्टर बनेगा वो बीच में बनेगा। इसको क्या नाम दिया है? आर दिया है क्या? रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट।
ये लेंथ का क्या नाम है, ये जो बीच वाली लेंथ है, आर आर है ना, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये तो एल होगा, ये थीटा है, नहीं वो नहीं है जा हाँ वो भी थीटा है हाँ ये सब लोग थीटा है ना। हाँ ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, हाँ वैसे ये भी थीटा हो जाएगा। सब ज्योमेट्री के हिसाब से ये है। अपना डायग्राम पूरा हुआ कि कुछ बचा है उसमें? अभी अपन चालू करते हैं। वो पहला वाला पॉइंट जो लास्ट टाइम अपन ने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका फॉर्मूला वगैरह लिखा दो, तो जैसा लास्ट टाइम आपने लिखवाया सेम वैसे ई ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर आर तो नहीं है यहाँ पे, कौन है, पी ए कौन है, अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इसका नाम क्या है, पी है ना, पी ए का स्क्वायर बरोबर है। डायरेक्शन अगर लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि P से A की तरफ, U कहाँ है, P से A की तरफ, ठीक है क्या? बट सर वो पी अपॉन सॉरी क्यू अपॉन पी ए का स्क्वायर ये कैसे पता चलेगा कि नीचे कौन सा लिखना है पी ए की कौन सा? वो उस पॉइंट से और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, ऐसे ही होता है ना। तो कौन है यहाँ पे, ये पॉइंट P है और ये चार्ज अपना यहाँ पे Q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो पी ए हाँ हाँ समझा क्या? वो R क्या होता है, R डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो और चार्ज के दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझा, वो R कहाँ से आता है, ठीक है ना। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, इसके लिए लिखवा दो जरा। शाबाश, P V का स्क्वायर। डायरेक्शन इसका क्या रहने वाला है, P से, पी से बी तक इस बार देखो ये P से B की तरफ नहीं है, कहाँ है, ऊपर है, P से Q की तरफ, हाँ है ना। डायरेक्शन अपन देख के सही से लिख रहे हैं एकदम। इन ट्राइंगल, अभी मेरे को ना ये जो लिखा है ना मैंने पी ए और पी बी, इनकी वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ एक ट्राइंगल कंसिडर करके पी सी ए या फिर पी ए सी। इन ट्राइंगल पी ए सी, यहाँ बरोबर पी ए सी में अगर पाइथागोरस लगाऊं तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी सी स्क्वायर, सही है क्या? इनकी वैल्यू लिखवा दो जरा। पी ए सी कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अगर ये पी ए लिखना चाहूँ मैं, पी ए कैसा हो जाएगा वो, अभी जितना पी ए है उतना ही पी बी होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल का लाइन का मतलब ही वो बीच से पास हुआ है। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी समझा क्या ये क्या हुआ? पहले तो अपन ने दोनों के लिए इक्वेशन लिखा, पी ए पी बी की वैल्यू नहीं पता थी, पता कर ली, अब इनको पुट कर देंगे इसमें। किसमें ये पी ए और पी बी की वैल्यू पता कर ली है ना, इसको अभी पुट कर देंगे पी ए पी बी की जगह पे, इक्वेशन फिर से नया हो जाएगा वैल्यू के साथ। चलो देयरफॉर, या फिर कुछ 1 2 3 लिखूं क्या, या फिर समझ में आ रहा है पी ए पी बी? साइड में 1 2 हाँ वो यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, वही पूछ रहा हूँ। नहीं इक्वेशन ऐसे लिख दो ताकि और अच्छे से समझ ये लो, ये 1 ये हो गया,
2 और ये हो गया 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से अपने को पता चल रहा है कि बस ये यहाँ पे पुट करना है। तो ई ए कैसा हो जाएगा, अब बोलो ना। 4 हाँ, क्या आएगा, पी ए की जगह तो पुट करना है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर है, रूट में पुट करूंगा तो ऐसे भी वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है क्या, ई बी कैसा दिखने लगेगा, अभी ये ई ए और ई बी वेक्टर है, अगर इनका मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं, मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस का कुछ रोल नहीं बचेगा। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं, और माइनस क्या डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ठीक, तो ये अपने को ई ए और ई बी मिल चुका है। अभी इसके आगे अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो आर वेक्टर है ये कैसे फाइंड करना है। ई ए ई बी मिल गया, ई ए ई बी मिल गया, इन दोनों को मिला के आर वेक्टर बनाए। ठीक है, इसका मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे बनाऊँ क्या, ये देखो, मैं बोला तुम लोगों को यकीन नहीं। ये देखो, ये ई ए वेक्टर है और ये ई बी वेक्टर है, ये नहीं बनाना चाहिए था। ये देखो, मेरे को बताओ, आपको एक बात पता है, आपको क्या बात पता है, आप ये जानते हो कि कोई भी वेक्टर हो तो उसको उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है, सही बात है क्या। करवा सकते हो डिवाइड। ये पहले ई बी को करवा दो, इसके दो टुकड़े कैसे दिखेंगे बताओ, एक टुकड़ा उसका ऊपर बन जाएगा ऐसे, है ना, ये तो इसके साथ टीटा है, बरोबर, तो जिसके साथ टीटा है वो वाला पार्ट क्या बनेगा, नहीं नहीं, इसके साथ टीटा नहीं है, इसके साथ टीटा नहीं है। एक टुकड़ा यहाँ पे बन जाएगा और एक ये ऊपर, इसके साथ यहाँ पे टीटा है, समझे, ये डायग्राम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। जिसके साथ टीटा है उसका नाम क्या रहेगा, कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बी कॉस टीटा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ई बी साइन टीटा। ये ई ए के दो टुकड़े कर दो, एक इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, बरोबर। जिसके साथ टीटा है उसका नाम क्या रहेगा, समझा ये डायग्राम। तो देखो, इसका साइन थीटा और इसका साइन थीटा, ई और ई बी और ई ए दोनों का साइन थीटा कैंसिल होने वाला है और दोनों का कॉस थीटा ऐड होने वाला है, समझा। तो इस बात को हम लोग लिख भी देंगे कि तो साइन थीटा एक ही होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वो ये और ये दोनों अपोजिट में है ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तू यहाँ से 5 न्यूटन लगा रही है, मैं यहाँ से 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, दोनों अपना दोनों का फोर्स कैंसिल हो गया। अब अगर हम दोनों मिलके आके एक ही डायरेक्शन में लगाएं तो 5 5 अपना मिलके 10 हो जाएगा, ये होता है वेक्टर एडिशन, समझे बात। अभी ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है नीचे और ये ऊपर लगा रहा है तो कैंसिल हो गया, और ये कॉस थीटा वाला पार्ट देखो दोनों एक तरफ लगा रहे थे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है क्या। तो ये जो अपन ने डायग्राम बनाया और जो मैंने समझाया इसको अपन थोड़ा सा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे अपन, हियर, या फिर जब यहाँ पे आओगे ना तो मैं डिक्टेट ही कर दूंगा, आपने समझ लिया है ना, पूरा क्या लिखूं, खत्म ही हो जाएगा बोर्ड, ठीक। जब यहाँ पहुंचोगे ना तो मैं रुकना थोड़ा, मैं थियरी डिक्टेट कर दूंगा। तो अब इसके आगे क्या है कि अपने को जो ई चाहिए, टोटल क्या, ये आर चाहिए, आर मतलब इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो है आपका फाइनल ई, वो कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड करके मिलेगा, ठीक है। ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अभी जो आपका ई है और ई बी ये दोनों सेम है ना, दिख रहा है क्या, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 ई ए कॉस थीटा। इसका रीजन क्या है मैं लिख देता हूं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ई ए और ई बी ये सेम है, देख रहे हैं अपन यहाँ से कोई फर्क इन दोनों इक्वेशन में नहीं।
तो इसलिए मैंने दोनों को ई ए लिख के मतलब ईबी को भी ई ए कंसिडर किया और 2 ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है क्या यहाँ तक? चलो अभी इनको पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए कॉस थीटा है क्या अपने पास? नहीं है ना। ई ए तो है, यहाँ से पुट कर दूंगा, लेकिन कॉस थीटा है क्या? कॉस थीटा मेरे को चाहिए, कैसे निकालूं? कोई तरीका दिख रहा है? कॉस थीटा, ये थीटा कंसिडर करके निकालना चाहता हूँ, क्या करूं? एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, इन ट्राइंगल पीसीबी, पीसीबी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, पीसीबी। हाँ, इसके अंदर बोलो कॉस थीटा क्या होगा? ये वाला साइड वाला ट्राइंगल पी सी बी, ये थीटा है ना। वही यूज होगा ना। हाँ बोलो ना। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ट्रिग्नोमेट्री, मैं पाइथागोरस नहीं बोला। पी वी स्क्वायर तो मैं बोलती हूँ ऑपोजिट अपॉन एक्चुअल ये तो साइन थीटा होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस के लिए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ इस थीटा को एडजेसेंट कौन है? एल बोलो ना अभी। एल। और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये। इसका वैल्यू भी अपन पता कर चुके हैं, समझे ना। चलो मैं पहले ये आपके हिसाब से लिखता हूँ। आप क्या बोल रहे हो? ये एडजेसेंट कौन है? सी बी। कौन है? सी बी। हाइपोटेन्यूज कौन है? पी बी। सी बी की वैल्यू यहीं दिख जा रही है क्या? हाँ तो बोलो। हाँ एल। और ये पी बी की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर में हाफ, यानी कि ये रूट की बात हो रही है। ठीक, तो सब कुछ सही है। देखो इसमें पुट करने के लिए मेरे पास cos थीटा भी आ गया और ई ए तो पहले ही आ गया था, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर ई इज इक्वल टू 2, पुट करवा दो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बोलो, प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बाजू में ये cos थीटा की वैल्यू जो अभी निकाली है, क्या है ये? एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बोलो? ये ऊपर तो आ जाएगा 2QL, सही है। नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लोग क्या हो जाएंगे? मैं लिखता हूँ, आप बताना समझा क्या नहीं समझा। प्लस स्क्वायर यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया क्या ये लोग के ऊपर? ये देखो ऐसे यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया लग रहा है ना। ये तो स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पीबी का वैल्यू पुट किया है, स्क्वायर कौन पुट करेगा? समझेगा क्या बोल रहा हूँ? पीबी का वैल्यू क्या था? ये था, ठीक है। सर आपने पीवी हाँ कैसे वही equal लिया? तो आपने पीवी कैसे equal लिया? अच्छा हाँ तो वो सॉरी स्क्वायर सॉरी, किया तो इसीलिए हाँ हाँ राइट राइट, नहीं नहीं स्क्वायर इधर नहीं आएगा, वो रूट में था ना। हाँ तो ये लोग कितना हो रहे हैं अभी? ये लोग, ये देखो ये 1 है और ये हाफ है, 1 और हाफ को ऐड करेंगे कितना होगा? 3/2, सही है, वेरी गुड। तो ये आपका फाइनल आपका ई आ गया है। बस थोड़ा सा इसको और मतलब फाइनल टचअप देना बाकी है, बाकी फॉर्मूला तैयार हो चुका है। कुछ दिख रहा है? ये 2QL कौन है? हाँ पी पी आ गया। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के है, और ये एल तो बताइए आपको, ये तो जाने ही वाला है। क्या कैसे जाता है ये बताओ जरा। आर जो है एल से बहुत बड़ा होता है, देयरफॉर वी कैन निग्लेक्ट एल स्क्वायर। तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल आपका? ये लोग तो पी बन गए, और नीचे क्या आ गया? चलो इसको भी के लिख देता हूँ, के आएगा ऊपर, ये के हो गया, और ये लोग क्या बन गए? ये चला गया ना एल स्क्वायर, तो ये बन गया आर। अभी आर ये स्क्वायर है और ये 3/2 है, तो क्या बचेगा? स्क्वायर स्क्वायर, ये ऊपर का स्क्वायर और नीचे 2 कट जाएगा, सिर्फ क्यूब बचेगा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। चाहिए तो इसको 2 स्टेप में लिखो। पहले क्या, एक बार 4 पाई एप्सिलॉन रहने दो, ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी हो गया, और अपॉन में हो गया आर क्यूब, ये ऐसा हो गया। फिर बाद में इसको के लिख देना।
आपने देखे पिछले वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, याद रखो जरा। तो जब एक्सिस पे है तो क्या है और इक्वेटोरियल पे है तो क्या है, कुछ फर्क है कि एकदम सेम है? एक्सिस वाले पे एक 2 ज्यादा है और इक्वेटोरियल वाले पे वो 2 गायब हो गया, इतना सा फर्क है, फॉर्मूला सेम है। तो याद रखना, एक्सिस मतलब वही डायपोल की लाइन और इक्वेटोरियल उसको परपेंडिकुलर लाइन, है ना। लिखो इसको, पहले देख लो, आराम से देखो, कुछ डाउट रहेगा तब पूछो, नहीं रहेगा तो ही लिखो। अब ये दोनों डेरिवेशन में से एक तो एग्जाम में आपके जरूर आएगा, तो आप इसको लिख के रखो, पूछना ही मत कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये डायग्राम बना के ना थोड़ा सा रुक जाना, कुछ डिक्टेट कर दूंगा थोड़ा बहुत जो बताया था। बोलो, ये डायग्राम के बाजू में, मतलब इसके यहाँ पे लिखना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। बोलो, हियर मतलब हियर ई बी, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, हाँ, ई बी एंड ई ए आर रिजॉल्व्ड into their components. The components are EB sin theta, EB cos theta. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिमिलरली ई ए कॉस थीटा एंड ई ए साइन थीटा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा are equal and opposite. Hence they cancel each other. लिखे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is due to EB cos theta and EA cos theta. EB cos theta and EA cos theta. Continue. किस रूट को 1/2 कैसे दिया? रूट मतलब 1/2 होता ही है, रूट स्क्वायर रूट होता है ना, वो होता ही 1/2 है। उसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे रूट निकालेंगे तो 1/2 रूट का मतलब ही 1/2 होता है, जो साइन है ना रूट का, इसका मतलब ही होता है 1/2। हाँ, अच्छा ये 3/2 कैसे आया, तो ये पूछो ना 3/2 कैसे आया। ये 1 है और ये 1/2 है, 1 + 1/2 क्या होगा? ऐड होके आया है वो, और रूट को 1/2 ही लिखते हैं वो। रूट करने का मतलब है कि 1/2 कर देना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये अपने डायपोल देखा ना, डायपोल का मतलब क्या था कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी तरफ,
तो नेचुरली अपने को डायपोल कहाँ मिलता है, कुछ मॉलिक्यूल्स में मिलता है, जैसे कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक तरफ ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। तो इसमें नेचुरली क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और इनकी तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन की तरफ, मतलब ये लोग थोड़ा पॉजिटिव होते हैं। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है, तो ये लोग नेचुरली एक डायपोल की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा एक डायपोल बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, समझे क्या? तो ये पोलार मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, मतलब देखो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल का जब पूरा चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को देखोगे ना तो आप ओवरऑल चार्ज नहीं निकाल रहे हो, मतलब उसको अलग अलग सेक्शन पे देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है ऑक्सीजन के साइड में ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है और हाइड्रोजन के साइड में ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलार मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो केमिस्ट्री में रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इनका नेचर अलग अलग होता है ना, क्योंकि एक इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक देना चाहता है, उस हिसाब से रहता है। तो लेकिन बेसिकली इसको जब आप चेक करोगे इस मॉलिक्यूल को तो आपको पता चलेगा कि इसके एक साइड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और दूसरे साइड में पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ये लोग एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो डायपोल अपन ने पढ़ा अभी। इधर पे देखो नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर -Q और इधर +Q, डायपोल बन गया ये। ठीक है, तो आपने जो लिखा ना हेडिंग, उसके बाद इसका डायग्राम बना लो, ये पेज नंबर 201 पे भी है। कोई बात नहीं, आप इसको भी बना सकते हो देख के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको देख के बना लो। सर वो एकदम सेंटर से जाएगा ना कि एकदम सेंटर से जाएगा। वो तो बस मैंने बताने के लिए बनाया ना कि देखो यहाँ पे इस तरह का डाइपोल दिख रहा है। हाँ। लिखो जरा इसका डेफिनेशन, पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी। When the center of positive charge does not coincide अरे ईगो इनसाइड लिख दिया। नहीं वो कट किया अच्छा, है। CO, बोलता हूँ COINCIDE, कोइंसाइड with the center of negative charge, with the center of negative charge। हाँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना, देन इट इज कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे है, देन इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। कोइंसाइड नहीं करना मतलब दोनों एक पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे, तो ऐसा मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। आपने सेम पॉइंट बोला। हाँ, देन इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है इसका H2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। H2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल वापस H2O लिखा, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO4। सल्फर डाइऑक्साइड ही लिख लो ना, बाद में कर लेना केमिस्ट्री में से देख के। ए सल्फर डाइऑक्साइड लिखो, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो आपको नहीं बोलेंगे कि लिख के दिखाओ इसमें, वो केमिस्ट्री में ही पूछेंगे। यहाँ पे अगर गलती से डेफिनेशन आ गया तो ऐसा डेफिनेशन लिख के उसके नीचे एक दो एग्जांपल लिख देना, H2O भी लिख के छोड़ दोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। When center of positive charge डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर। हाँ, नॉन पोलर, नॉन पोलर का डेफिनेशन लिख रहे हैं। When center of positive charge
coincide with the center of negative charge, then it is called as non-polar molecule. नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल में लिख लो HCl CO2. CO2. चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 204. उसमें पहला लिखो ना फटाफट, क्या कर रहे हो? हाँ, पेज नंबर 204, टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लिखो उसको. उसमें पहला हेडिंग है लीनियर चार्ज डेंसिटी. ब्रैकेट में लिखो लैम्डा. लीनियर चार्ज डेंसिटी टेक्स्ट बुक में देखो 204 पेज पे. ब्रैकेट में लैम्डा ऐसा सिंबल की डायरेक्ट लिखना है. लैम्डा उसने सिंबल पेज पे देखो ना 204 पेज पे, वहां पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हेडिंग है, उसके नीचे लिखा है चार्ज क्यू, तो वहां से लिखना है इफ चार्ज क्यू. हाँ, टेक्स्ट बुक में से बोल रहा हूं मैं, आप भी देख सकते हैं वहां से. इफ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a linear conductor of length L, then the linear charge density lambda is defined as lambda is equal to, next line में लिखना lambda is equal to Q by L. So the linear charge density lambda is defined as, नेक्स्ट लाइन में लिखो lambda is equal to Q by L. सब टेक्स्ट बुक से ही बोल रहा हूँ मैं, कहीं अलग से नहीं, वहां से आप देख सकते हैं. ये क्या बोला मालूम है मैंने कि चार्ज डेंसिटी है ना, यहाँ पे 3 टाइप रहेगा. पहला क्या रहेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? देखो यहाँ पे, अगर कोई ऐसा लेंथ है, कोई ऐसा लीनियर ऑब्जेक्ट है ऐसा लेंथ में, इसका लेंथ L है, कितना है? L, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, कितना है? Q. ये सारे जो चार्ज है ना, ये मिलके कितना हो रहे हैं? Q हो रहे हैं. तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L. समझा क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी समझे ना, टोटल से डिवाइड किया तो उससे डेंसिटी मिलती है. अगला वाला है आपका क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही नाम है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको किससे दिखाया है? सिग्मा से. तो अगर कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसका एरिया A है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है Q. कितना है प्लस चार्ज? Q. तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो क्या आएगा? Q अपॉन एरिया. ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक. तो ऐसे ही अगर
कोई वॉल्यूम है, मतलब ये तो एक सरफेस था और ये सिर्फ एक लेंथ था, ये 1 डायमेंशन था, ये 2 डायमेंशन। कोई अगर 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सिलेंडर बना दूं, ऐसा 3 डायमेंशन अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। कितना है? प्लस क्यू। और इसका वॉल्यूम है वी। तो इसका जो आएगा नाम क्या रहेगा इसका? पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल वो रो है। क्या है? रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन वॉल्यूम। समझा क्या? ये कोई अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो डेंसिटी आएगी वो लीनियर रहेगी। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, तो सरफेस जो डेंसिटी होगी सरफेस डेंसिटी होगी। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे एक सिलेंडर, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम डेंसिटी होगी। सबका सिंबल अलग अलग है, इसमें लैम्डा है, इसमें सिग्मा है और इसमें रो है। ठीक। तो आपने जैसा पहला वाला मैंने लिखा है डेफिनेशन, उसके बाद ये कॉपी करोगे, दूसरे वाले का भी डेफिनेशन लिखो, ये कॉपी करो, तीसरे वाले का डेफिनेशन और ये कॉपी करो। ऐसा बोर्ड में एक ऐसा फीचर होना चाहिए कि इसको सिर्फ मार्कर के टच से ही लिखा जाना चाहिए। हाँ, ये ऐसे हाथ के टच से क्यों लिख देता है ना? मतलब दोनों मोड होने चाहिए, एक ये मोड होना चाहिए और एक अलग होना चाहिए कि बस जब मार्कर टच होगा तभी लिखेगा ये। मतलब किसी किसी को रहता है ना, हाथ वाथ से लिखने लगते हैं, मतलब ऐसा मिटाने उठाने लगते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली हाथ से टच होता है तभी ऐसा भी मिटाने वगैरह का फंक्शन आता है ना। ये देखो, ये एक बहुत इजी फंक्शन है। अगर इसको हाथ का टच सेंसेशन नहीं होगा तू क्यों खुश हो रही है? नाइस यार, खुशी ढूंढ लेते हो ना तुम लोग। अब तक तो ब्रेक मांग मांग लेती हो। बेचारी आ नहीं पा रही, पिछली बार भी निकली थी, फिर कहीं पहुंच गई, यहाँ नहीं पहुंची। अच्छा, आधे रास्ते से वापस चली गई। अरे बाप रे। हाँ, इसका एसआई यूनिट भी लिखते चलना ना, एसआई यूनिट। हाँ, वो उतना ही। ये पूरा लिखना है ना यार, इधर यहाँ से सपोज चार्ज, ये नहीं लिखेगी। हाँ, अच्छा, हाँ, वो शोन इन फिगर नहीं लिखना है ऐसा। वो सब थोड़ी अपन लिखते शोन इन फिगर। लीनियर में ऐसा यूनिट क्या बन रहा है? ये देखो, बन रहा है कूलम पर मीटर, और उसमें कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उसमें कूलम पर मीटर क्यूब। वो सबके ऊपर चार्ज ही है, बाकी नीचे का बदली होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे चार्ज है, ये बन रहा है चार्ज का कूलम आ गया और इसका मीटर आ गया। यहाँ पे आया चार्ज का कूलम, इसका आ गया मीटर स्क्वायर। ये देखते नहीं हो क्या? इसका आ गया कूलम और इसका आ गया मीटर क्यूब। ये सबका ऐसा यूनिट है, लिखना इसको ऐसा यूनिट करके। डिफाइंड तलक चालू करने का वो क्यू चार्ज ऐसा है, फिर डिफाइंड तलक, फिर फॉर्मूला। सरफेस में भी ऐसा, यहाँ से चालू किए, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिफाइंड तलक, बस हो गया डेफिनेशन। हाँ, द क्वांटिटी which is completely described by its magnitude only is known as scalar quantity. फिर से बोल रहा हूँ, द क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड by its magnitude only, completely described by its magnitude only is called as scalar quantity. लिखा?
एग्जाम्पल में लिखो मास, लेंथ, टेम्परेचर, एनर्जी, मास, लेंथ, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा। मेरे आगे बोलने से पहले आप मुझे बता दो कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? हाँ, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट स्पीड और वेलोसिटी वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम की जो स्पीड रहती है नहीं, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और आपने रीड कहाँ से किया सब ये? गलत पढ़ा है। मतलब वो लिखा, वो आपके नोट्स में आया कहाँ से? वो तो हुआ नहीं ना अभी तक। अभी तो पहला अच्छा, पहले चैप्टर में। अच्छा, यूनिट्स एंड जो किसी टाइम को एक पर्टिकुलर आप बोल रहे हैं ना, उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिलहाल मैंने पूछा स्पीड और वेलोसिटी का फर्क। तो जो वेलोसिटी है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्पीड में अपन है ना डायरेक्शन नहीं बताते हैं, वेक्टर जब भी अपन वेलोसिटी बताते हैं तो अपन डायरेक्शन बताते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको जाना है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी स्पीड। मैं बोल रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट में जाना है, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। मैंने डायरेक्शन बता दिया, समझ में आया क्या बात? तो जब भी किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन का यूज लगेगा तो आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का यूज नहीं लगेगा तो आप उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि मास बताना है, तो जैसे मैं आपको मास पूछ रहा हूँ कि इसका मास कितना है, और आप बोलना चाहते हैं कि इसका मास है 5 kg, तो आपको डायरेक्शन बताना है क्या उसमें? 5 kg ईस्ट में है, 5 kg ऐसे बताओगे? नहीं, बस वो तो है ना, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं उसमें, तो वो कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब ये को यहाँ से रास्ता पूछना है, मतलब कैसे जाना है, मेरे को रास्ता बताना चाहते हो, तो आप बोल रहे हो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में जाओ, तो ये आपने मेरे को 5 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड बताया, ईस्ट में जाओ डायरेक्शन बताया, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस भी चीज में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। जिसमें मैग्नीट्यूड बताने से काम हो जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। पहला डेफिनेशन आपने लिख लिया, दूसरा लिखो वेक्टर क्वांटिटी। The quantity which is completely described by its magnitude as well as its direction is known as vector quantity। फिर से बोलूं, एग्जाम्पल में लिखो फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्सेट्रा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? फोर्स, जैसे आपको मुझे बताना है कि फोर्स लगाना, मतलब कोई चीज को सरकाना या कुछ, तो आपसे मैं वर्क कराना चाहता हूं, तो मेरे को आपको बताना है कि फोर्स लगाओ, तो मेरे को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं बोलूंगा कि 5 न्यूटन ईस्ट में लगाओ, 5 न्यूटन वेस्ट में लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फोर्स लगाना क्या है। मैं सिर्फ इन जनरल बोल दूं फोर्स लगाना है, आप कहीं भी उल्टा लगा दिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फोर्स में आपको बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में कैसे लगाना है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, कोई गाड़ी है समझो खड्डे में गिर रही है ना, तो आपको फोर्स समझो लगाना है, आपको लगाना है 50 न्यूटन, तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कि वो बाहर आ जाए। मान लो आपको डायरेक्शन क्लियर बताई नहीं गई, बोला बस 50 न्यूटन लगाना है, आप पीछे से लगा दिए, पूरा डाल दिए अच्छे से,
समझा क्या बोल रहा हूँ? तो रियल लाइफ में जब भी आप फोर्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अगला हेडिंग लिखो। सर आपको ऐसे एग्जाम्पल क्लिक कैसे होते हैं? बस आ जाते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, Typing है। हाँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे कोई गाड़ी है, ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसकी वेलोसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को, मतलब इसका वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, देखो ऐसा बार बना दिया, समझा क्या? तो इसकी जो वेलोसिटी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, समझा क्या? तो ये इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेल। और इसको हेड, इसको एक नाम दे दूंगा ओ से बी। और इसकी जो लेंथ है ना वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ऐसा 30। अगर ये 60 होता तो लेंथ डबल होती, 15 होता तो लेंथ आधा होती। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, बना लो ये। हाँ, इसके नीचे ये बनाना है ऐसा। वो क्या हो तो बाद में बताऊंगा, अभी इसी को लिखा दिया ऐसा। बनाया ना ये? लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे एक नोट करके एक जरूरी बात लिख रहा हूँ कि जो OB है, OB वेक्टर, ये BO के इक्वल नहीं होगा, BO के इक्वल नहीं होगा, ये इसके माइनस के इक्वल होगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? ये जो OB होगा ना वो BO के माइनस के इक्वल, मतलब माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो OB है वो BO के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, कहीं भी माइनस आ गया तो समझ जाने का डायरेक्शन उल्टा है। तो आपको देख के भी पता चल रहा है कि OB राइट साइड में और BO किधर है, लेफ्ट साइड में, माइनस वही बताना चाहता है, ठीक है? ये बात याद ही रखना कि कहीं भी फिजिक्स में माइनस दिखा दो उसका मतलब ये नहीं होता कि कम ज्यादा, उसका मतलब होता है डायरेक्शन उल्टा हो गया। एक बचपन में क्वेश्चन आया होगा तुमको कभी कि मिनिमम वर्क डन, मतलब मिनिमम वर्क डन का होगा ऐसा होगा, और चार ऑप्शन होंगे, +4, -4, 0 और ऐसा होगा। आया था ऐसा कभी क्वेश्चन? अगर मैं अभी पूछूं कि मिनिमम वर्क डन कब हुआ, +4, -4, 0, तो हाँ, तो इसमें आप कई बार -4 चूज कर लेते थे, -4 को कम समझ के, है ना, कि माइनस सबसे कम होगा ना। लेकिन ये जो प्लस माइनस है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब +4 बोला तो वर्क इधर हुआ, -4 बोला तो वर्क इधर हुआ। मिनिमम वर्क कब हुआ? जब वर्क हुआ ही नहीं, 0। समझा क्या समझाया मैंने? तो बच्चे इसमें मोस्टली क्या करते हैं, फटाक से देखते हैं माइनस सबसे कम है तो मिनिमम वर्क -4, तो माइनस डायरेक्शन बता रहा था, हुआ ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी वेक्टर के कुछ टाइप देखेंगे अपन लाइन से। पहला है नल वेक्टर, Types of vector. हाँ उसमें पहला है नल वेक्टर। If the vector has zero magnitude, if the vector has zero magnitude but some particular direction, then the vector is known as null vector। ब्रैकेट में लिखो जीरो वेक्टर। नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल लिखो।
वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, एग्जाम्पल है ना। हाँ एग्जाम्पल है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा ना, यही बोल रहे हो। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये नल वेक्टर हो गया। स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी मतलब अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो एक ही लोकेशन पे है, एक ही स्टेशन पे, ऐसा स्टेशनरी, वो पेंसिल स्केल वाला स्टेशनरी नहीं। वही 2 मिनट तो वही सोचे। हाँ, तो ये इसका ऐसा लिख लेना, वी वेक्टर क्या है कि ये जीरो है क्योंकि पार्टिकल स्टेशनरी है, अपनी जगह पे ही खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा। नेक्स्ट लिखो इक्वल वेक्टर। ये लिखना है। हाँ ये लिखना है ना, ये भाई ये हाँ, अगला है इक्वल वेक्टर। if two vector has same magnitude as well as same direction, then they are known as equal vector। क्या मतलब है इस बात का, ऐसा बोल रहा हूँ कि ये दो गाड़ी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं और इनका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका भी है 30 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या बोला, दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो इन दोनों के लिए जो आप वेक्टर लिखोगे, यानी कि आप लिखोगे ए वेक्टर वो दूसरे बी वेक्टर के, मतलब ऐसे लिखोगे ना, देखो ए वेक्टर क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में, बी वेक्टर क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में। इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको आप ऐसे लिख दो ओ ए, या फिर ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इन सब का दोनों का ये होगा ना मैग्नीट्यूड 30-30, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ए बी है वो सी डी के बरोबर है, इक्वल है एकदम, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। समझे क्या, कुछ खास बात नहीं है, दोनों इक्वल है, यही इतना ही बोला है। ठीक, समझा क्या, हाँ। लिख के लो ये। एग्जाम्पल। ये ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखो, ये डायग्राम बनाओ दोनों और ये दोनों लिखो। बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, they are in opposite direction then they are known as opposite vector। ये कौन सा केस है, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में और दूसरा कहाँ पे जा रहा होगा, बोलो ना, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। तो इसका वेक्टर कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा ए बी 30 और दूसरा बन जाएगा सी डी 30। तो आप बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस आ जाएगा। ठीक है, लिख लो ये। तो इक्वल वेक्टर ये था और अपोजिट वेक्टर ये है। ये अच्छा चैप्टर है ये ना, मतलब आपका लेक्चर में ही हो जाएगा।
आप अगर ध्यान से देखेंगे ना इसको तो हो जाएगा लेक्चर में, एग्जाम के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा खास, मतलब अलग से एकदम ये नहीं, प्रेशर नहीं रहेगा। वो तो थोड़ा तो तैयार करना ही पड़ता है आंसर वो बुक में से देख के। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखोगे? इट इज द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर which has the same effect. It is the sum of two or more vector which has the same effect. बोलने का मतलब है कि ये एक वेक्टर है, ये दो है, ये तीन है, इन सबको मिला के जो फाइनल वेक्टर आएगा ना वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इन सबको मिला के जो आएगा फाइनल। सेम इफेक्ट के बाद बस उतना ही, सेम इफेक्ट। तो नहीं आएगा that they are known as resultant. देख जरा सेंटेंस सही बन रहा है क्या? जो तू बोल रही है वो बोलने के बाद सेंटेंस का कुछ मतलब रह रहा है क्या? है ना? अगला लिखो। और वो एग्जांपल ये डायग्राम बनाना है, ये सब मिलके ये बना है। पोजीशन वेक्टर में लिखो द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन, टेक्स्ट बुक में से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 17 पे, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system. Point of a chosen coordinate system. पेज नंबर 17 से बोल रहा हूँ, है ना? मिला क्या? Of a chosen coordinate system is called as the position vector of a particle. हाँ लिखा ना? इसको जरा ध्यान से देखना, ये क्या है पोजीशन वेक्टर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है, ये एक्स है और ये क्या है? वाई। ठीक है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ पी, मेरे को इस पी के लिए ना पोजीशन वेक्टर लिखना है। मतलब ये पी कहाँ पे है? पोजीशन वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है ना कि पोजीशन वेक्टर क्या बताने वाला है? किसी का पोजीशन बताने वाला है। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी कहाँ है ये कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर। तो मेरे को पोजीशन वेक्टर का पहले ये बना लेता हूँ, मतलब ग्राफ है ना ये, तो ग्राफ में उसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? एरो से। ये बना लिया पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर को जो मेरे को लिखना है तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये बता देना चाहिए कि पी पॉइंट कहाँ पे है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अभी ये आई और जे क्या है इसके बारे में सुन लो, अभी थोड़े टाइम में बताऊंगा ये इनका नाम क्या है। फिलहाल समझ लो कि ये डायरेक्शन है। क्या है ये? डायरेक्शन। आई किसका डायरेक्शन है? एक्स का डायरेक्शन। ये जे किसका डायरेक्शन है? वाई का। और बाद में के आएगा, वो किसका डायरेक्शन रहेगा? जेड का। तो ये आई और जे क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। ठीक है, कहीं भी आई जे दिखेगा ये कैप के साथ तो क्या समझोगे उसको? डायरेक्शन। अब देखो जरा ये पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि अपना जो ये पॉइंट है ये एक्स में कितना चला है? एक्स में कितना चला ये, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला? ये एक्स चला। ठीक है, और ये y डायरेक्शन में कितना चला है? y। x डायरेक्शन में x चलोगे, y डायरेक्शन में y चलोगे तो पॉइंट P आ जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? आपको पॉइंट P ढूंढना है तो आपको x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? x, और y डायरेक्शन में y। इसका ऐसा मतलब समझो, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, मैं एक पोजीशन बता रहा हूँ P का जो है 4x 4i प्लस 7j प्लस 3k। इसका मतलब है
कि अगर इसको मुझे ढूंढना है, ये पॉइंट मुझे ढूंढना है, फिलहाल के हटा देता हूँ, ये पॉइंट मुझे ढूंढना है, तो मुझे ये एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना चलने की ज़रूरत है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरे को 4 चलना है और वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसा यहाँ पे चल के आऊँगा तो ये पॉइंट पी मुझे मिल जाएगा। समझा क्या पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? कोई डाउट है इस बात को लेके? नींद आ रही है क्या? नहीं ना, समझा ये? सर दर्द कर रहा है, क्या हुआ? अच्छा, हमेशा होता है, आज पहली बार हो रहा है? सर दर्द, सर दर्द फास्ट के दिन हमेशा होता है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ? आज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझा पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है, अच्छे से समझा? ये एक्स आई वाई जे लिखा है, इसका क्या मतलब है पोजीशन वेक्टर में? और ये आई जे कौन है, डायरेक्शन है। आई किसका डायरेक्शन है, एक्स का। जे किसका डायरेक्शन है, वाई का। के अगर मैं इसमें एक एक्सिस और बना दूं, ऐसा एक एक्सिस और बना दूं, ये जेड, तो इसका क्या रह जाएगा, समझ लो ये मैं बोल रहा हूँ 4K। तो के में कितना चलना है, 4 चलना है, 1 2 3 4 ऐसा। तो ऐसा 3D में पॉइंट आएगा इधर बीच में कहीं पे, समझे क्या? तो ये बना के लो, ये भी बनाओ, साथ में एग्जाम्पल में ऐसा बॉक्स करके ये भी बना देना। जेड वाला नहीं, जेड बना देना ना, तो ये तो मेरा एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन किया है मैंने, कैसे लिख देना एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऐसा। वो वाले मतलब ये डेफिनेशन जो लिखोगे तो उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखोगे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा पोजीशन वेक्टर, तो आप डेफिनेशन लिखोगे फिर ये बनाओगे। ये पोजीशन वेक्टर का एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे ये जो लाइट लगा हुआ है, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। ये रियल मतलब अपने रूम में ये है ना, ये लाइट, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। कैसे बताऊंगा मैं, ऐसे बोलूंगा जैसे कि समझो ये यहाँ पे ऐसा, मैं मान टाइल्स तो है नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक टाइल्स 1 फुट का है, तो मैं कैसे नापूंगा, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको वाई बोलता हूँ, इसको जेड बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, या फिर इसको एक्स दे दो, इसको वाई दे दो और इसको जेड दे दो। तो आपको इसको पोजीशन बताना है। आप कैसे बताओगे, अगर यहाँ तक पहुंचना है किसी को तो कैसे पहुंचेगा, उसको एक्स में कितना चलना पड़ेगा, ऐसा अपन नापेंगे, 1 फीट 2 फीट 3 4 फीट उसको एक्स में चलना है, फिर यहाँ पे नापेंगे, यहाँ पे 5 फीट उसको जेड में चलना है, फिर अपन देखेंगे वाई में कितना चलना है, इसको ऊपर कितना आना है, 1 2 3 4 5, ऐसा 5 फीट इसको 6 फीट इसमें चलना है। समझा क्या बोला मैंने? ये अगर मैं ऐसा अगर एक्सिस डिजाइन कर लूँ, ये अपनी दीवार को देखते हुए, ये एक एक्सिस है, फिर इधर नीचे वाला ये एक एक्सिस है, और ये अपना ये एक एक्सिस है। इसको अगर मैं नाम देता हूँ एक्स और इसको नाम देता हूँ वाई, इसको नाम देता हूँ जेड, तो बताओ एक्स में कितना चलना है, एक रैंडम बोल दो, चला अपने को एक्स में चलना है 5 फीट चलना है, और यहाँ पे चलना है, इसको भी 5 बोल देते हैं, और अपने को जेड में यानी ये हाइट में कितना चलना है 6 बोल देते हैं। तो इतना अपन चलेंगे ना ऐसा, तो अपने को बरोबर ये पॉइंट मिल जाएगा, बल्ब का पॉइंट। समझा? 3 डायमेंशन में तो पॉइंट बाहर ही आएगा ना, ठीक। जैसा 2 डायमेंशन में मैंने बताया कि यहाँ से 4 चले और यहाँ से 7 चले, तो बरोबर ये पी पॉइंट आ गया। समझेगा क्या होता है ये? अगला हेडिंग लिखो, यूनिट वेक्टर। ये जो आई जे के बारे में बोला था ना मैंने, इसको अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यूनिट वेक्टर, a vector having unit magnitude in a given direction is called as unit vector in that direction.
नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ पी वेक्टर is a non-zero vector P vector is a non-zero vector then its magnitude ये P वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ऐसा लिखेंगे ना P वेक्टर को ऐसा ये मैग्नीट्यूड दिखाता है ना डायरेक्शन इग्नोर हो जाता है इसमें तो मेरे को बताओ अगर ऐसा लिखो एंड देन इट्स मैग्नीट्यूड इज ये लिखो then the unit vector is given by continue then the unit vector is given by अगर ये आपका वेक्टर था और ये आपका मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आपने क्या लिखा जरा बताओ तो ऐसा वेक्टर बोलो बोलो A vector having unit magnitude in a given direction is called as unit vector in हाँ। that direction. मतलब ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए मतलब 1 होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए तो उसको अपन यूनिट वेक्टर बोलेंगे अब मेरे को बताओ ये एक मैं वेक्टर बोल देता हूँ वेलोसिटी का ये वेलोसिटी वेक्टर है ये है 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में जा रहा है बरोबर ये वेलोसिटी वेक्टर जो अपन पहले से लेते आ रहे हैं सही है अभी मेरे को इसका यूनिट वेक्टर बनाना है इसका बनाना है मेरे को यूनिट वेक्टर अब यूनिट वेक्टर की कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 तो कैसे बनाऊं इसको वी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा मुझे उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब 30 वेस्ट में ऐसा है ना तो मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचा 1 वेस्ट में समझा क्या बोल रहा हूं मैं यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाना चाहिए 1 अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 करना है तो क्या तरीका है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसको इतनी सी बात है अरे हाँ ना बोलो तो देखो बस वही फॉर्मूला बन गया ये पी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करो पी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला बन गया कोई वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर पूछा है तो आप क्या करोगे उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे सिंपल बात है तो ये लिख लो ये बात हाँ उसके बाद फिर ये बॉक्स लिखने का बॉक्स हाँ तो उसके बाद ये हाँ लिखा इसका मतलब ये भी है ना कि जैसे p वेक्टर को ऐसा लिखा जा सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है डायरेक्शन दिखाता है क्योंकि उसका खुद का तो कोई मैग्नीट्यूड है नहीं वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है ठीक अभी यहाँ पे ऐसा लिख लो मतलब वो भी आई जे के बारे में लिखेंगे हम लोग नोट डाल के कि जो आई होता है आई कैप ये क्या डिनोट करता है डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस वैसे ही जे कैप क्या डिनोट करेगा ये गलत बोल के जेड एक्सिस तो कई ये लोग सब यूनिट वेक्टर हैं इन लोग के ऊपर कैप है ना इसकी तरह ये सब यूनिट वेक्टर है और ये लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसका तो आप इन्हें ये लिखा फिर इसके नीचे ये भी लिख दो और ये भी लिख दो नोट करके ऐसा तो सर कौन सा काम आता है फिर वो बॉक्स के नीचे वाले की बॉक्स वाला ये तो इसी को मैंने ऐसे घुमा के लिखा ना नहीं मतलब वो पी वेक्टर है ना नहीं ये है पी यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर तो जब वो निकालना रहा तो ये वाला फॉर्मूला और जब पी वेक्टर निकालना रहा तो नीचे वाला हाँ मतलब एक ही बात है ना वो एक ही बात है ना
कुछ अलग थोड़ी है। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ऊपर लेके चला गया, तो इसको लिख के भी फिर नीचे ला सकती है ना, कोई रोकेगा थोड़ी। कैप का रीडिंग अलग है। किसका? कैप का? मतलब जैसे आई के ऊपर कैप लिखा तो आई कैप बोलते हैं, आपने पी के ऊपर ऐसा किया तो उसको यूनिट। जब किसी के ऊपर कैप आता है ना तो वो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये है आई जो है यूनिट वेक्टर है, कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो जैसे कि अगर समझ ले वैल्यू है 30, ये है 30 वैल्यू, 30 को मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या 60 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, सिर्फ 30 को डायरेक्शन मिल गया। 30 कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। समझा बात? इसके ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। इसका जो मेन टॉपिक होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में चालू होगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेक्टर ऑपरेशन। नहीं, बायो नहीं है, मैथ्स है। क्या बोला आपने? वापस बोलो। वेक्टर ऑपरेशन। ये उसको अनुषा, मतलब सर दर्द करते हो मेडिसिन वगैरह खाते हो उस पे कि मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं तो खाते हो तो फिर खा के लेना। नहीं वो वहाँ से ना नहीं लेकिन खाते हैं ना, वो मेडिसिन में तो खा लेते हैं उतना। हाँ, उतना भगवान समझ लेते हैं। नहीं बट वो भी दवाई भी नहीं खाते हैं। क्या पागल अच्छा, है? बीमार हो जाएंगे, हाँ, सच्ची बीमार हो जाएंगे तो अपने बोलेंगे अरे नहीं, दवाई तो बहुत ज्यादा क्या नहीं ये चलता। नहीं अरे नहीं बीपी और नहीं ए झगड़ा मत करो भाई, सीधा बैठो। डायबिटीज का पेशेंट हाँ। है, पहले नीचे दवाई नहीं, सब लोग केस में चलता है। अरे ठीक है चलता है। लोग सुनो, लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि मतलब क्यों ही खाऊं, मतलब टेक्निकली तो वो खराब हो ही रहा है क्योंकि दवा में तो क्या क्या है। लेकिन अगर कोई बीमार है तो अगर आप किसी से भी सलाह पूछोगे तो कोई भी कितना भी मतलब है ना, किसी भी लेवल तो बोलेगा चुपचाप दवाई खा लो। दवाई खा लो। ये नॉनसेंस हो गया कि आप बीमार हो, बोल रहे नहीं मेरा उपवास है आज तो मैं मर के ही रहूंगा, ऐसे नहीं। अच्छा, मुझे लगा मैं गलत तो नहीं लिखती ऑपरेशन। ये बोलती तो कोऑपरेशन। मेरा ऑपरेशन तो इसमें पहला सब पॉइंट लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, उसमें लिखो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर। उसका डेफिनेशन हाँ, डेफिनेशन है, फिर से मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर क्वांटिटी by a scalar quantity yields 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 vector quantity। बोलने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर है p और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया a, तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो एक वेक्टर होगा। क्या लिखा? ये ऐसा नहीं। वो अरे वो स्केलर बोल के आपने क्या लिखा? a लिख दिया, a मतलब इसके सर पे बार नहीं है ना तो वो स्केलर है। फिर से ये कोई वेक्टर है p जिससे मल्टीप्लाई किया, वो वेक्टर है क्या? नहीं दिख रहा ना। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सर पे बार नहीं है। वेरी गुड। तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई, बार बार हाँ तो बाल लेकिन वो बाल सुन रही है। अच्छा बाल नहीं। मैं नहीं सुन हाँ, तो ये स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया ना तो जो आंसर आता है वो वेक्टर होता है, ये बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो इसको लिखो जरा। इसका कोई एग्जांपल जानते हो तो बता दो। हाँ, ये तो मतलब जनरल फॉर्म है ना, कोई रियल लाइफ एग्जांपल, कोई एक्चुअल फॉर्मूला वगैरह कुछ जानते हो क्या जब ऐसा होता है?
मेरे को बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास क्या है? स्केलर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। मतलब अपन ने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो क्या था? वेक्टर। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के सब अलग अलग तरीके हैं। थोड़े टाइम में आएगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दो अलग टेक्निक है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लिखो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग जैसा ये था ना मल्टीप्लिकेशन, अभी अगला हेडिंग है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहला पॉइंट लिखो, मतलब पहला सब पॉइंट डालना है ऐसा। इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर and parallel then we can directly add the vector. क्या लिखा आपने? अगर दो वेक्टर कोलिनियर है और पैरेलल है तो अपन उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बोलने का मतलब है, देखो ये आपका पहला वेक्टर हो गया ए बी, इसका यूनिट है 7। दूसरा वेक्टर हो गया ये सी डी, इसका यूनिट है 3। अभी ये लोग दोनों क्या है कि कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, और पैरेलल है। एक लाइन में का मतलब है कि जैसे कि अगर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुनो कि जैसे कोई वेक्टर आप जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका लेंथ छोटा बड़ा किए बिना, डायरेक्शन ऊपर नीचे किए बिना, जैसे लेंथ छोटा बड़ा ना करूं, डायरेक्शन ऊपर नीचे ना करूं, बस ऐसा का ऐसा ही इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। समझा क्या बोल रहा हूँ? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या नहीं करना है? डायरेक्शन बदली नहीं करना है, लेंथ छोटा बड़ा नहीं करना है, ये ऐसा का ऐसे ही कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो इसको उठा के इस पे रख सकता हूँ ना। तो ये कोलिनियर और पैरेलल है। जब ऐसा केस होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि ये ए बी प्लस सी डी है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। समझा क्या हुआ है? अरे हाँ ना बोलो। 7 + 3, तो आपका ए डी कितना हो जाएगा? 10। बनाओगे कैसा इसको? ए से डी, ये जो रिजल्ट आएगा इसका ए से डी 10 यूनिट। ठीक, लिखो जरा इसको। दो वेक्टर जब एक लाइन में होते हैं और पैरेलल होते हैं तो वो लोग सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल एडिशन। एक 5 है दूसरा 4 है तो 9 हो जाएगा, ऐसा सिंपल। ये ऐसा है कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और आप आ गए मेरे ही साथ, मेरे ही डायरेक्शन में लगा रहे 5 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 15 न्यूटन। सिंपल ऐड कर दिया। लिखा क्या? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सब पॉइंट। एडिशन वाला है। हाँ, इसमें ही नेक्स्ट सब पॉइंट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहला पॉइंट लिखा आपने? हाँ, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट है इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर
कोलिनियर एंड एंटी पैरेलल, then we can subtract them. एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन भी सेम है, और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा कि मतलब आज से पहले एंटी पैरेलल ज़्यादा सुना भी नहीं होगा आपने, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात ही नहीं करते थे हम लोग तो एंटी पैरेलल का मतलब ही नहीं था। देखो, अगर मैं डायरेक्शन नहीं बोलूँ तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, अब इसमें एंटी पैरेलल कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब डायरेक्शन की बोलूँ, दोनों का एक तरफ डायरेक्शन है तो ये पैरेलल हो गए, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटी पैरेलल हो गए। समझे क्या बात? तो एंटी पैरेलल में समझो, अगर एक का डायरेक्शन ऐसा राइट साइड में है ए बी का 7 और दूसरे का लेफ्ट में है सी डी 3, तो अगर जब ऐसा एंटी पैरेलल का केस आएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, बरोबर। तो क्या हो जाएगा आपका ए डी, क्या हो जाएगा बोलो? ए बी माइनस सी डी, बोलो 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। ये आपका ए डी आया है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? ए डी बनाएंगे, है ना। डायरेक्शन क्या बनाऊं फाइनल की? लेफ्ट में बनाऊं कि राइट में बनाऊं? दोनों साइड ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, देखो रियल लाइफ से समझो। मैं यहाँ से लगा रहा हूँ 7 न्यूटन, आप आने लगा सामने से लगाने लगे पहले पहले केस में क्या हुआ? मैं 7 न्यूटन लगा रहा था, आप आए मेरे साथ 3 न्यूटन लगाने लगे, टोटल कितना हो गया? 10 न्यूटन। गाड़ी जो थी, मतलब जो भी बॉक्स था वो इधर सरक गया। अभी क्या हो रहा है कि मैं लगा रहा हूँ 7 न्यूटन, इस बार आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, सामने आ गए हो, सामने से 3 न्यूटन लगा रहे हो। कौन जीतेगा? ये बॉक्स कहाँ पे जाएगा? सारे इधर फिर से बड़ा है ना। मैं 7 न्यूटन लगा रहा हूँ, आप आगे सामने से 3 न्यूटन लगाने लगे, बॉक्स कहाँ सरकेगा? मेरे साइड में ना, जिसका फोर्स ज्यादा है। तो जो फाइनल वेक्टर आएगा वो ज्यादा के साथ साथ में आएगा, 7 की तरफ से आएगा। ऐसा सी क्या ए डी, क्या नाम है इसका? ए डी कितना है ये? 4। समझा क्या क्या हुआ? उधर दोनों जा सकते हैं। वैसे भी आप इसके बाद छोड़ने वाले क्या कहना क्या चाहते हो? छोड़ दो। अभी टाइम बचा ना 10 मिनट है। मिनट, 10 मिनट छोड़ देने का। हंसने में निकल जाएगा, इसे अच्छा छोड़ दो। बता, देखो इंसान कितने अजीब फिर होते मेरे हैं। को लिखने को कंटाला तुमको पता आता है इंसान कितने अजीब होते हैं? इसका एक ये तुम्हें एक ये देता हूँ है। और देखो ये एग्जाम्पल। टाइम पास करने से अच्छा छोड़ देते आप। अरे सुन तो यार, देखो कि जल्दी बोलो। आप अगर मतलब मूवी के लिए जाए, है ना, और मूवी आधा घंटा पहले खत्म कर दे, वो बोले बस हो गया, आगे की मूवी नहीं दिखाएंगे, तो आप तो पूरा ना जान लेने पे आ जाओ, थिएटर जला दूंगा, ऐसे कैसे, पैसे लिए, पैसा वापस कर। मैं मूवी हाँ, सुन तो बात, एक जनरल है कि नहीं, है ना, मानते हैं ना आप, और वही आप लेक्चर के लिए आते हैं। लगा ही। ये ऐसा रील का नहीं है, मैं ये बहुत साल पहले से बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट था ना तब से बोलता आ रहा हूँ कि इंसान की पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपए लगा के लेक्चर मिस हुआ तो कुछ अगर 150 रुपए का भी टिकट रहेगा ना, आप दंगा करने पे आ जाएंगे कि तू मेरा मूवी आधे में बंद कैसे किया। बुक बंद कर। ये बचा है ना 10 मिनट, 1-2 टॉपिक करे रहते हैं ना अपन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं जल्दी नहीं छोड़ता रे, कभी लेट भी नहीं छोड़ूंगा, जल्दी भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा आप उससे ये मतलब बोलते ना आपको उम्मीद दूंगा ना ये। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख चुपचाप। उसको कॉलेज में आता है। लेट हो रहा है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ मुझे शौक थोड़ी चाहिए। वो हर क्लास में वो बोलता हर क्लास में बोलती है ना। तो मैं जाती हूँ, ऐसा थोड़ी मैं घूमती हूँ इधर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉलेज मत जाया कर यार, अच्छी जगह थोड़ी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें लिखो। स्कूल में सर ये बोले होते हैं कि स्कूल मत जाए। क्या है टॉपिक? If two vector Topic का triangle law of vector addition,
if two vector of same physical quantity represent the two side of triangle in order, then the remaining side represent the resultant. क्या है इसका मतलब कि अगर वेक्टर में कोई दो वेक्टर मिलके ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये बी है, ये दोनों मिलके अगर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो इन लोग का रिजल्टेंट होगा। मतलब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो जो आर वेक्टर आता है ना वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा। बात समझ में आया कि क्या है ट्रायंगल लॉ? इसका मतलब समझो आपको कहीं पे अगर ये एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और ये एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है ये ए है और ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? तो मैंने आपको बताया ना, इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज मत करो, लेंथ भी छोटा बड़ा मत करो, इसको सरका के लाके यहाँ पे रख दो। मीन्स इसको ऐसा का ऐसा उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो फिर इनका जो तीसरा साइड आएगा ना वो इनका रिजल्टेंट होगा। समझा बात? तो जरा ये डायग्राम बना लो। तो इसके नीचे लिख लेना कि ये लोग कम्यूटेटिव होते हैं। जो ट्राइंगल लॉ है एडिशन का वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों एक ही है। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का मतलब समझते हो क्या? ये a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अभी तीन लोग हैं तो पहला a प्लस बी करके फिर c से करो, या पहले b प्लस सी करके फिर a से करो, आंसर सेम आएगा। तो मतलब एसोसिएटिव। समझा ये बात? ये लिख लो, नेक्स्ट आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जितना किया है ना इसको रिवाइज करके जरूर आना, और वो दोनों लिख के आना, डेरिवेशन एक एक बार लिख देना, ठीक है?